हे एवरीबॉडी, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th की राजनीति विज्ञान की क्वेश्चन बैंक, जिसमें हम आज का जो लेसन है वो है अध्याय 9 लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। तो ये जो अध्याय है ये कुल 11 मार्क्स का आने वाला है, यानी कि हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। 3 अंक के ऑब्जेक्टिव के टाइप क्वेश्चन आएंगे और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, साथ ही एक 5 मार्क्स का लेंथी क्वेश्चन इससे आने वाला है। तो चलिए आज इसके सोल्यूशन को देखते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है हमारे सामने, गैर कांग्रेसी सरकार का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। सो हमें राइट आंसर बताना है कि कौन प्रथम प्रधानमंत्री था। तो चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, आई के गुजराल या मोरारजी देसाई। सो राइट आंसर रहेगा मोरारजी देसाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने फ्रेंड, श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल की घोषणा कब की, किस टाइम पे की। 18 जून 1975 को, 25 जून 1975 को, या फिर 5 जुलाई 1975 को, या फिर 10 जुलाई 1975 को। सो फ्रेंड इसका राइट रहेगा 25 जून 1975 को। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 3, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 1971 में रायबरेली से श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को कब अवैध घोषित कर दिया। कब किया था? 8 मई 1974 को, 8 अप्रैल 1974 को, या 12 जून 1975 को, या फिर 25 जून 1975 को। सो फ्रेंड यहाँ पे आएगा 12 जून 1975 को, यानी कि राइट आंसर रहेगा 12 जून 1975, तीसरा वाला। ओके, अब बात करेंगे हमारे सामने सत्य की। तो सबसे पहला सत्य है 1980 के चुनाव के पश्चात केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी। तो इसका आएगा असत्य, नहीं, जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी। ओके, सो राइट आंसर असत्य। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे सामने, आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान में 44वां संविधान संशोधन पारित किया गया था। तो इसका भी आएगा असत्य, क्योंकि 44वां नहीं 42वां संशोधन पारित किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे सामने, बाबू जगजीवन राय जेपी नाम से प्रसिद्ध है। तो इसका भी आएगा असत्य, क्योंकि जेपी नाम से तो जयप्रकाश जी प्रसिद्ध है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे सामने, 1974 की रेल हड़ताल के प्रमुख नेता जॉर्ज फर्नांडिस थे। तो इसका आएगा सत्य, हाँ, जो जॉर्ज फर्नांडिस थे वही 1974 की रेल हड़ताल के प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। ओके, अब आते हैं हमारे सामने क्वेश्चन आंसर, इनको देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, 1975 की आंतरिक आपातकालीन घोषणा के पश्चात भारतीय संविधान में हुए किन्हीं 4 संशोधनों को लिखिए। यानी कि भारतीय संविधान में क्या क्या संशोधन किए गए इमरजेंसी के टाइम पर या आपातकालीन घोषणा के पश्चात, उनको हमें देखना है। तो चलिए उसके आंसर को देख लेते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 1975 की आंतरिक आपातकालीन घोषणा के संदर्भ में भारतीय संविधान में निम्न संशोधन हुए। क्या क्या संशोधन हुए? पहला संशोधन, श्रीमती इंदिरा गांधी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए इस आशय का संवैधानिक संशोधन कराया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। एक तो ये संशोधन किया। दूसरा किया, आपातकाल के दौरान ही 42वां संवैधानिक संशोधन पारित हुआ। इसमें क्या किया गया, देश की विधायिका का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। आगे चलकर इस व्यवस्था को स्थायी रूप से लागू किया जाना था। ओके, दूसरा संशोधन ये हुआ। और तीसरा संशोधन क्या हुआ? तीसरा हुआ, संवैधानिक संशोधन द्वारा यह प्रावधान भी किया गया कि आपातकाल के दौरान चुनाव को 1 वर्ष की समयावधि के लिए स्थगित किया जा सकता है। इस प्रकार 1977 के पश्चात 1978 में चुनाव कराए जा सकते थे। ओके, उसके बाद चौथा जो संशोधन किया गया वो कुछ इस तरीके से था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूलाधिकार से अधिक कानूनी बल देने के लिए भी संवैधानिक संशोधन किए गए। संशोधन द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्य जोड़े गए। व्यक्ति तथा अथवा समूह के राष्ट्र विरोधी कार्यों हेतु संविधान में दंड के नवीन उपबंध प्रविष्ट किए गए। ओके, तो ये कुछ 4 प्रकार के संशोधन किए गए थे। सो फ्रेंड, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से यहाँ तक का, उसके बाद इन 2 पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट, और उसके बाद इसका। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्रमांक 6, आपातकाल में किस प्रकार भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को लाभान्वित किया। सो फ्रेंड, आई कुड नॉट फाइंड द राइट आंसर, सो आई एम नॉट टेलिंग यू द आंसर। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, आपातकाल 1975 के प्रभाव का वर्णन कीजिए। आपातकाल के क्या क्या प्रभाव है उन्हें देखना है। तो चलिए इसके राइट आंसर को देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपातकाल के निम्नलिखित प्रभाव। सबसे पहला है विरोधियों पर नियंत्रण, यानी कि आपातकाल की घोषणा का तात्कालिक प्रभाव यह हुआ कि कांग्रेस सरकार ने राजनीतिक दलों के विरोध प्रदर्शन पर रोक लगाते हुए इनके महत्वपूर्ण नेता को पहले ही दिन गिरफ्तार करके कारागार में डाल दिया। यानी कि जो भी कांग्रेस पार्टी के अन्य जो राजनीतिक दल विरोध कर रहे थे उनको बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। उसके बाद मूलाधिकारों का स्थगन, आपातकाल की घोषणा के साथ ही नागरिकों के भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित अन्य स्वतंत्रताएं भी निलंबित कर दी गई।
आपातकाल जब भी लगता है तो जो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है वो नागरिकों के पास उस टाइम के लिए नहीं रहती। उसके बाद मीडिया पर सेंसरशिप का मीनिंग है कि 25 जून 1975 को लागू आपातकाल के दौरान मीडिया अर्थात समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन इत्यादि पर सेंसरशिप लगा दी गई। इसका तात्पर्य है कि समाचार माध्यमों द्वारा सूचनाओं का प्रशासन शासकीय इच्छा अनुसार किया जाएगा, यानी कि मीडिया जो है वो मीडिया से अपनी आज़ादी ले ली गई। ओके, उसके बाद चौथा प्रभाव हुआ पुलिस एवं नौकरशाहों का अमानवीय व्यवहार, यानी कि आपातकाल में सरकार के प्रमुख कर्ता धर्ता पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने शक्ति का मनमाना दुरुपयोग किया, निरपराध जनता को हिरासत में लेकर क्या किया, प्रताड़ित किया, यानी कि बिना किसी गलती के भी लोगों को जेल में डाला गया और उन्हें सजा दी गई। उसके साथ पांचवा जो प्रभाव हुआ न्यायपालिका पर दबाव। हालांकि भारतीय न्यायपालिका अपनी स्वतंत्रता हेतु विश्वविख्यात है, लेकिन आपातकाल के दौरान यह भी भारी दबाव में आ गई थी। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने आपातकाल की घोषणा को उचित ठहराया तथा अवैध रूप से नजरबंद किए गए लोगों की रिहाई में हस्तक्षेप करने से भी मना कर दिया। तो इस टाइम पे क्या हुआ, न्यायपालिका पर भी दबाव बना। उसके बाद मनमाने संवैधानिक संशोधन। आपातकाल के दौरान सरकार ने संविधान में 42वें 43वें संवैधानिक संशोधन किए, जिनका उद्देश्य कार्यपालिका अथवा मंत्रिपरिषद व प्रधानमंत्री की शक्तियों में बढ़ोतरी करना है और न्यायपालिका शक्तियों और नागरिकों के अधिकारों में ज़्यादा से ज़्यादा कटौती करना है। यानी कि आपातकाल में जो हमारी सरकार थी उसने काफ़ी ज़्यादा संशोधन किए, अपने मनमाने ढंग से संविधान से छेड़छाड़ की। तो ये कुछ आपातकाल के परिणाम या फिर आप प्रभाव कह सकते हैं आए। अगर आपके एग्जाम में आए कि आपातकाल के परिणाम लिखे तो भाई आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। तो आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। या फिर आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं अब हमारे सामने है प्रश्न क्रमांक 8, राम मनोहर लोहिया के समाजवादी विचारों पर संक्षिप्त में प्रकाश डालिए। तो राम मनोहर जो लोहिया थे उनके कैसे विचार थे उनके बारे में हमें लिखना है। तो चलिए इसका भी आंसर देखते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं राम मनोहर लोहिया के समाजवादी विचार। राम मनोहर लोहिया एक समतामूलक समाज का निर्माण करना चाहते थे। उनका मानना था कि समाजवादी लोग सैद्धांतिक राजनीतिक चिंतन छोड़कर व्यवहारिक समस्याओं पर अपना ध्यान केंद्रित करें, यानी कि वो चाहते थे कि कैसा समाज बने। समाजवादी जो आपने पोल साइंस के शुरुआत चैप्टर में पढ़ा होगा, पूंजीवाद, समाजवाद, तो उस टाइप का समाज का निर्माण करना चाहते थे। लोहिया की स्पष्ट मान्यता थी कि भारत में सबसे पहले रूढ़िगत समाजवाद आया। वे मानते थे कि एशियाई राष्ट्रों की अपनी विशिष्ट समस्या है जिनका समाधान एशियाई तरीकों से ही किया जाना चाहिए। एशिया में जहां आर्थिक समस्या विकराल स्वरूप में मुंह खोले खड़ी है, वहीं पाश्चात्य समाजवादी लोकतंत्र कभी भी उपयोगी नहीं हो सकता। लोहिया स्वतंत्र समाजवादी होने के बावजूद मार्क्स को एकांगी मानते थे। वे कहते थे कि पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों परस्पर एक दूसरे के विरोधी होकर भी दोनों एकांगी तथा है इन दोनों से समाजवाद को छुटकारा दे सकता है। उन्होंने समाजवाद को भी लोकतंत्र के बिना अधूरा माना। उनकी दृष्टि में लोकतंत्र तथा समाजवाद एक ही सिक्के के दो पहलू है, परस्पर एक दूसरे के बिना दोनों क्या है, अधूरे, बेमतलब है। ओके, और उसी प्रकार आगे कहते हैं राम मनोहर लोहिया कि राजनीतिक अधिकारों के पक्षधर थे तथा ऐसी समाजवादी व्यवस्था चाहते थे जिसमें सभी को क्या हो, बराबरी का हक मिले। उनका मानना था कि सार्वजनिक धन सहित किसी भी प्रकार की संपत्ति प्रत्येक नागरिक के लिए होनी चाहिए। लोहिया ने एक ऐसी टीम गठित की जिससे समाजवादी आंदोलन का प्रभाव लंबी समयावधि तक महसूस किया जा सके। तो ये कुछ हमारे राम मनोहर लोहिया के समाजवाद से जुड़े विचार थे। सो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ, अगर आप इसका आंसर आप देखेंगे तो आपको परीक्षा अध्ययन, जो सिविल की परीक्षा अध्ययन आती है, उसमें भी मिल जाएगा। सो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं अब हमारे सामने क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण के समग्र क्रांति पर विचारों की विवेचना कीजिए। यानी कि जो जयप्रकाश नारायण जिनका हमने पढ़ा था, जेपी जिसे कहा जाता है, उनके समग्र क्रांति पर क्या विचार थे उनको हमें लिखना है। तो चलिए इस डिस्कशन को देखते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जयप्रकाश नारायण है कौन। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर ये उनकी तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, फोटो सॉरी, तो ये थे जेपी यानी कि जयप्रकाश नारायण। इन्हें लोकनायक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी अच्छे इंसान थे। जैसे कि ये सोशलिस्ट पार्टी और के संस्थापक थे, महासचिव रहे हैं। ये भारत छोड़ो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल रहे। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो जनता पार्टी के गठन के प्रेरणा स्रोत रहे। कश्मीर में शांति प्रयास किए इन्होंने, तो काफ़ी अच्छे आदमी थे। अब इनके क्या विचार है संपूर्ण क्रांति के प्रति, वो हमें देखना है। तो चलिए देखते हैं। जयप्रकाश नारायण ने अपनी पुस्तक प्रिंजन डायरी, यानी कि जयप्रकाश नारायण की एक पुस्तक है जिसका नाम है प्रिंजन डायरी में समग्र क्रांति, उसे संपूर्ण क्रांति कहते हैं, मतलब जिसको, उसमें अपने विचार लिखे। क्या लिखा उन्होंने? कहा समग्र क्रांति से उनका आशय व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन और ऐसी व्यवस्था की स्थापना से जो आर्थिक सामाजिक न्याय पर आधारित हो। यानी कि वो ऐसी व्यवस्था जिसमें आर्थिक व सामाजिक न्याय हो, उसे उन्होंने समग्र क्रांति का नाम दिया। जयप्रकाश नारायण नया मोर्चा बनाना चाहते थे, अतः वे सरकार, समाज, शिक्षा, चुनाव, बाजार, विकास की योजनाओं में परिवर्तन चाहते थे।
इसी का नाम क्या है? समग्र क्रांति, यानी कि सभी में चेंजेस। जयप्रकाश नारायण की स्पष्ट मान्यता थी कि 7 प्रकार की क्रांतियां सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और वैचारिक व आध्यात्मिक से मिलकर संपूर्ण क्रांति बनती है। इन 7 क्रांतियों की संख्याओं को बढ़ाया भी जा सकता है। उदाहरणतः सांस्कृतिक क्षेत्र में शैक्षणिक तथा वैचारिक को मिलाया जा सकता है। जयप्रकाश नारायण ने क्रांति एवं परिवर्तन को एक ही माना। वे व्यक्ति से बौद्धिक, सांस्कृतिक और नैतिक परिवर्तन और समाज में राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन चाहते थे। इन दोनों ही परिवर्तन संपूर्ण क्रांति का मार्ग प्रशस्त कर सकेगा। समग्र क्रांति जनसाधारण द्वारा की जाएगी, परंतु साध्य के साथ साथ साधनों की पवित्रता भी उतनी ही आवश्यक है। जयप्रकाश नारायण ने बताया कि सामाजिक क्रांति सिर्फ अहिंसक साधनों द्वारा ही संभव है। यानी कि ये एक तरीके से गांधी जी जैसे मतलब इनमें क्वालिटीज़ थी, तो काफ़ी अच्छे पुरुष थे, महान पुरुष थे ये। तो उनके ये कुछ विचार है। सो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद इसका। सो चलिए अपने क्वेश्चन बैंक की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं इसके बाद हमारे सामने कोई भी क्वेश्चंस नहीं है। अब हमारे सामने आ जाता है हमारा 10 लेसन, जिसे कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी हमारा जो लेसन था अध्याय 9 लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। इसका एक क्वेश्चन जो कि मैंने आपको नहीं कराया है, बिकॉज मैं खुद इसमें कन्फ्यूज़ हूँ, अभी भी हूँ, इसलिए मेरा कन्फ्यूज़न क्लियर नहीं हुआ, इसलिए मैं आपको भी नहीं करा सकती। बट अगर आप NCERT में जाएंगे, आपको हिंट दे दूँ ताकि अगर आपको आंसर मिल जाए, तो वहाँ पे एक हेडिंग बनी हुई है, ब्लैक कलर से ही बनी हुई है, आपातकाल के सबक। तो वहाँ से आप इसका आंसर बना सकते हैं, अगर आप समझ के बनाए तो ये थी इसके आंसर के लिए आपको हिंट। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।